अभी हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना था। अब हम इस वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है। यदि सर्वमान्य ना भी दे, सिंपल वैसे ही पूछे कि सिंधु सभ्यता कब कार्यकाल कब से कब तक था, तो वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्त नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी ये मेरठ के पास में है। गाजियाबाद के पास, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में, गाजियाबाद के बिल्कुल पास में है ये। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा, ये मादा जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, ये जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो ये अक्सर आते हैं एग्जाम में कि कौन सी जगह कहाँ पर है, इसको आप जरूर ध्यान रख लीजिए। अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये जगह किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये सारी सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता से हैं। ये सभी जगह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। और ये कहाँ कहाँ पर हैं? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, आलमगीरपुर मेरठ में है, उसके बाद मादा जम्मू कश्मीर में है, और दाइमाबाद अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसमें जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल थे, उसमें 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वे 6 नगर कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये जगह थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अक्सर पूछ लिया जाता है बंदरगाह के बारे में, तो इन दोनों जगहों को आप विशेष ध्यान रखिए इनका। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। इसको भी आप ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि जुते हुए खेत कहाँ पर मिले, तो कालीबंगन में मिले। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो भी कालीबंगन से मिलते हैं। और अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कालीबंगन कहाँ पर स्थित है, तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से जो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वृत्त स्नानागार कहाँ पर मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ से होते थे, इसको भी जान लेते हैं। ये भी अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी जान लेते हैं कि कहाँ से वस्तुएं आती थी। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से आते थे हमारे पास। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से हमारे पास आती थी। सोना कर्नाटक
अफगानिस्तान और ईरान से आते थे। टिन अफगानिस्तान और ईरान से आते थे। गोमेद सौराष्ट्र से आता था। लाजवर्त मेसोपोटामिया से आता था। सीसा ईरान से आता था। इस तरह यह सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होता था, जो हमारे आयातित वस्तुएं थी, ये सारी ये इन जगहों से आती थी। आप इनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त व्रत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि व्रत स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। विशेष ध्यान रखिए, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। जिसके मध्य स्थित स्नाना कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, कौन थे वो 3 मुख वाले देवता? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। अक्सर ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि एक श्रृंगी पशु का अंकन कहाँ मिला है, तो हड़प्पा की मोहरों पर मिला है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाव चित्रात्मक लिपि कहाँ की है, तो वो सिंधु सभ्यता की है। और ये भाव चित्रात्मक लिपि है और अभी तक ये पढ़ी भी नहीं जा सकी है। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में काउंट करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रागैतिहासिक काल में बताया था कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, जिसका कोई लिखित विवरण ही नहीं मिलता, जो लेखन का कुछ मिला ही नहीं इसके बारे में। लेकिन यदि हम इस सिंधु सभ्यता की बात करें तो यहाँ लिखा तो हुआ तो मिला भाव चित्रात्मक, लेकिन इस भाव चित्रात्मक लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और जिसको हम अभी तक नहीं पढ़ सके तो उसको क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। इसीलिए सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। और ऐतिहासिक काल में जो जहाँ हमें विवरण सारे लिखे हुए मिल गए वो पढ़ भी लिए गए, वो ऐतिहासिक काल आ जाता है। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता को आप ध्यान रखिए कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और ये आद्य ऐतिहासिक काल में काउंट होती है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ये भी ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी, तो वो थी गेहूं और जौ। सेंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि मिट्टी से बने जल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो बनमाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। यह भी ध्यान रखिए, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर एवं लोथल से मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं।
सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि घोड़े के साक्ष्य कहाँ कब से मिले, कौन सी सभ्यता से मिले हैं। तो आप इसको याद रखिए कि घोड़े के साक्ष्य सैंधवकालीन सभ्यता में मिले हैं। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो वो पिग्गट ने कहा था। मिस्टर पिग्गट को याद रखना है आपको। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। अक्सर पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यानी कि वो किसकी पूजा करते थे, धरती की, यानी कि पृथ्वी की। तो सिंधु सभ्यता के लोग पृथ्वी की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। तो वृक्ष पूजा भी होती थी सिंधु सभ्यता में और शिव जी की पूजा भी होती थी सिंधु सभ्यता में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। अक्सर आपने आजकल देखा होगा कि हम के घर के बाहर किसी भी यदि कुछ अपना काम करते हैं, कुछ शुभ कार्य करते हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। तो इस स्वास्तिक चिन्ह का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में ही हो गया था। तो ये स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी मंदिर हमें नहीं मिला है सिंधु घाटी की सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अक्सर क्वेश्चन आता है यहाँ से कि मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा यानी कि उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यह भी आपको ध्यान रखना है, कुवड़ वाला सांड का भी कई बार पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृंड मूर्तियां कहते हैं मिट्टी की जो मूर्तियां बनी होती हैं उनको। स्त्री मृंड मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। अब आप इस सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की जो मूर्तियां मिली हैं वो अधिकांशतः स्त्रियों की मिली हैं। अब स्त्रियों की मूर्तियां अधिक मिलने के कारण ये अनुमान लगाया गया, इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया कि यह सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि माता की चलती थी इस सिंधु सभ्यता में पिता के कंपैरेटिवली। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां। अक्सर पूछ लिया जाता है कि कालीबंगन का अर्थ क्या है, तो कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां है। यह राजस्थान में है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था।
यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगन से। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। जो आज की डेट में पर्दा प्रथा है वो सैंधव सभ्यता में भी थी एवं उस टाइम पर वेश्यावृत्ति भी चलती थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, जो कि आज भी है। शवों को जलाते कौन है? हिंदू धर्म में। गाड़ते कौन है? मुस्लिम गाड़ते हैं। लेकिन उस टाइम तो ऐसा कुछ धर्मों में था नहीं, तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग शवों को कोई जलाता था और कुछ लोग उसको दफनाते थे, यानी कि गाड़ते थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्वान थी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। हड़प्पा में क्या होता था? शवों को दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में क्या होता था? शवों को जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। अक्सर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि युग्म समाधियां कहां से मिली हैं, तो युग्म समाधियां लोथल एवं कालीबंगा से मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ बताया था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेराकोटा किसको कहते हैं, तो टेराकोटा आग में जो पकी हुई मिट्टी है उसको टेराकोटा कहा जाता था। अब हम जानते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। यह एग्जाम की कंडीशन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसको तो आप बहुत अच्छी तरह से रट ही डालिए, क्योंकि अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन बन ही जाता है इतने से उससे। तो इसको आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, इसको अच्छे से रट लेना है, इसको याद कर लेना अच्छे से। अब हम जानते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा रावी नदी पर था। जो हड़प्पा स्थल था वो रावी नदी पर था। इसके जो उत्खनन करता थे, यानी कि जो खोज की, वो कौन थे? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। इन दोनों ने मिलकर हड़प्पा स्थल की खोज की एवं ये रावी नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज कब की इन्होंने? वर्ष 1921 में। और ये अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान का मोंटेगोमरी जिला जो है वहां पर हड़प्पा स्थल है अभी। नंबर 2 पर बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ क्या है? मोहनजोदड़ो। इसके उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। और इसकी खोज कब हुई? 1922 में। और ये कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। तो आप समझ ही गए होंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़े स्थल थे उस टाइम के, जिनको पिगट महोदय ने एक जुड़वा राजधानी भी कहा था, वो कहां पर हैं अभी? वो हैं अभी दोनों पाकिस्तान में। चनहुदड़ो नंबर 3 पर आता है। चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार थे और इसकी खोज कब हुई? 1931 में। और इसकी स्थिति क्या है? ये सिंध प्रांत में है, और ये भी सिंध प्रांत कहां पर है? पाकिस्तान में ही है सिंध प्रांत। तो ये भी तीसरा भी पाकिस्तान में है, चनहुदड़ो। अब नंबर 4 पर बात करते हैं हम कालीबंगन की। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे पर है और इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल एवं बीके थापर ने कब की थी? 1953 में, 1953 में। और आज की डेट में कहां पर है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है वहां पर कालीबंगन है। तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छी तरह से। नंबर 5 पर कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद थे। 1953 में इसकी खोज हुई और ये सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान जो है वहां पर इसकी स्थिति है अभी। नंबर 6 पर रंगपुर
रंगपुर मादर नदी पर स्थित है और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। और इस कब खोज हुई थी? 1953-54 में। और ये कहां पर है? गुजरात का काठियावाड़ जिला। नंबर 7 पर आते हैं रोपड़। रोपड़ कहां पर है? रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। इसकी खोज कब हुई? 1953 से 56 के मध्य। और ये कहां पर है? पंजाब का रोपड़ जिला, वहां पर ये स्थित है। उसके बाद नंबर 8 पर है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। और इसकी खोज कब हुई? 1955 एवं 1962 में। और ये कहां पर स्थित है? गुजरात का अहमदाबाद जिला। नंबर 9 पर बात करते हैं आलमगीरपुर की। आलमगीरपुर कहां पर स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। इसकी खोज कब हुई? 1958 में। और इसकी स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला जो है वहां पर आलमगीरपुर है। नंबर 10 पर बात करते हैं सुतकांगेडोर की। ये दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी उत्खननकर्ता कौन थे? ऑरेंज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स। इसकी खोज कब हुई? 1927 एवं 1962। ये कहां पर है? पाकिस्तान के मकरान में, समुद्र तट के किनारे। नंबर 11 पर बनमाली। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रंगोई नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। इसकी खोज क्या हुई? 1974 में। और इसकी स्थिति क्या है? हरियाणा का हिसार जिला। नंबर 12 पर बात करते हैं धौलावीरा की। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। और खोज कब हुई इसकी? 1990 से 91 के बीच में। और इसकी स्थिति कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में। तो अभी आपने जाना कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, वो प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, किस नदी के किनारे थे, उनके उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता कौन कौन थे और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। ये एग्जाम की दृष्टि से मैं अगेन कह रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा ही जाता है इतने छोटे से पार्ट से, तो इसको अच्छी से आप याद कर लें। धन्यवाद।